हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एसीसी। स्वागत है आप सभी का एसीसी के वाईटी प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपकी मेंटोर जानवी वाजपेयी और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो अपना करियर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड में बनाना चाहते हैं, या आप अभी भी कंफ्यूज हो कि एबीएम क्या होता है, क्या क्या हमारे पास इसमें स्कोप है, कितना डिमांड है ना, कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। और जो CUET PG वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम ऑप्शन हमारे पास होता है, क्या सिलेबस है, क्या प्रोसीजर होता है, इन सब के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कशन भी होगा, थोड़ा आपको समझाऊंगी कि MBA क्या होता है और ABM क्या होता है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रोसीजर क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब इस साल का एक तरीके से देखा जाए 2025 में जो भी पेपर हुआ था, तो क्या कितने सब्जेक्ट से कौन कौन से सवाल आए थे, है ना, कितने नंबर के क्वेश्चंस आए थे, इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं भाई MBA क्या है और ABM क्या है। ABM भी एक प्रकार का MBA ही होता है, पर ये जो MBA होता है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती हैं। जैसे हमारे एग्रीकल्चर में अलग अलग फील्ड होती है ना, एग्रोनॉमी होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, सॉइल साइंस होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से MBA भी अलग अलग फील्ड में करा जाता है। अब सबसे पहले कॉमन, देखो बहुत सी फील्ड होती है, पर हम सबसे कॉमन और ज्यादातर जो लोग करते हैं उनसे शुरुआत करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। MBA इन मार्केटिंग होता है, फाइनेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिर हमारा मेन हीरो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। मार्केटिंग देखो, जिन्हें अपनी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, इसमें जिनको इंटरेस्ट होता है ना, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा रहता है। MBA मार्केटिंग अच्छा चॉइस होता है। देन फाइनेंस, अब अगर फाइनेंस, क्रेडिट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इन सब के आप शौकीन हो, इसमें आपकी पकड़ अच्छी है, तो उनके लिए MBA इन फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन होता है। देन कम्स इन MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसमें ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट, ये सारी चीजों में अगर आप रुचि रखते हैं तो यही सब पढ़ाया जाता है, इन्हीं सब से डील करता है MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आप HR बनना चाहते हो, HR मैनेजर हो गया। अब इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है रिक्रूटमेंट का, लोगों को हायर करने का, एक अच्छी हार्मनी पीस बना रहे, है ना, आप ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से स्मूथली हर चीज चलती रहे। तो ये सब फंक्शंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ब्रांच में। MBA की जो ब्रांच होती है, इसमें आपको यही सब सिखाया जाता है। अब अगर हम मेन बात करें हमारे MBA इन ABM की, तो देखो MBA इन ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अब यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में भी सिखाया जाता है। जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज होती है ना, उन सभी में ये जितने भी MBA पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं ना, ABM फील्ड से जिन्होंने करा होता है, उनके लिए वैकेंसी होती ही होती है। तो मतलब आप अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, देखो दूसरे ब्रांचेस के भी कर सकते हैं। अगर बैचलर्स आपका लाइक सिंपल BSc है ना, लाइक BA है, कोई भी सिंपल बैचलर्स भी अगर आपने करा है तो वो भी ABM कर सकता है। CUET ABM के लिए वो भी एलिजिबल रहेंगे। पर हाँ, स्पेसिफिकली लोग जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो ये और अच्छा ऑप्शन रहता है। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का बस सिंपल सा ये फंडा है कि आज के टाइम में काफी डिमांड है। अगर आप सप्लाई चेन, जो बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है ना, और जितने भी एग्री स्टार्टअप्स होते हैं, उन सब में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए पोजीशन रहती ही रहती है। और ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपको एग्रीकल्चर प्लस जो प्रैक्टिकल बिजनेस स्किल्स होती हैं, वो दोनों ही को रिलेट करके पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये अंतर है MBA में, जो बाकी सिंपल MBA होता है, और हमारा जो ABM है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Why to choose एग्री बिजनेस मैनेजमेंट? अगर आप कंफ्यूज हो, है ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, MSc कर ले क्या, अच्छी सैलरी मिलेगी ABM से, आते हैं ना बहुत ऐसे सवाल आते हैं जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो या पास आउट हो गए हो, थर्ड ईयर में हो, व्हेन यू आर प्लानिंग कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे सवाल तो भाई आना बहुत कॉमन है।
तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या आपको फायदा मिलेगा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करके। देखो, कोई भी कोर्स कर रहे हो आप, कोई भी स्किल ले रहे हो, तो हम क्या देखना चाहिए, सबसे पहले हमको कि वो डिमांड में कितना है। आज के टाइम में उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उस स्किल से नहीं हो रहा है, उस कोर्स के कितने क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिमांड की बात करें तो यस, एबीएम डिमांड में है, बहुत डिमांड है एबीएम की, क्योंकि आप भी देख रहे होगे कि जो हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर वाली इंडस्ट्री है कैसे बूस्ट कर रही है, कैसे ग्रोथ कर रही है, कितनी नई नई कंपनीज हैं जो बाहर की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अब यहाँ पे डिमांड तो बढ़ ही रही है, और अगर हम ग्रोथ की बात करें कि फ्यूचर देखें, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, क्या यही चीज मेंटेन रहेगी, ग्रोथ और अच्छी होगी? यस, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज के लिए श्योर रहो कि डिमांड भी बहुत अच्छी है इस कोर्स की, और साथ ही साथ आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। पोटेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप रोल। देखो, अब अगर मान लो आप ऐसे हो कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे क्या करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना स्टार्टअप इन्वेंटर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके लिए एबीएम एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, बहुत करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको थ्योरेटिकल स्किल्स तो भाई दी जा रही है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपके पास रहेगी ही एग्रीकल्चर की, उसके साथ साथ आपको बिजनेस स्किल्स भी मिल रही हैं। आपको पता चलेगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, ये जो ऑपरेशंस है उसमें क्या क्या करा जाता है ना, कैसे हमें थोड़ा फाइनेंस मैनेज करना चाहिए अगर हम कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल ये सभी नॉलेज आपको एबीएम में प्रोवाइड करी जाती है। बहुत सी केस स्टडीज होती है, केस स्टडीज मतलब एक्चुअल कंपनीज के बारे में, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, क्या क्या उनकी गलतियां थी, हर एक चीज आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाती, पढ़ाया जाता है आपको ये सब चीजें। तो इससे क्या होगा, आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होंगी। आप अगर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है। देन स्पेशलाइज्ड ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट प्लस एग्रीकल्चर नॉलेज। अब जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक पॉइंट बताया था कि एग्रीकल्चर की नॉलेज भी दी जाएगी, बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसका भी पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। डाइवर्स करियर ऑप्शन, यस, एबीएम में आप प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। ऐसा नहीं है कि खाली एबीएम करके आपकी प्राइवेट नौकरी लग सकती, नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हो। तो इसलिए आपके पास काफी सारे करियर ऑप्शंस, चॉइसेस यहाँ पे रहेंगे। 1000+ एग्रीकल्चर कंपनीज, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो बिल्कुल इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और फॉरेन में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। Institute like IIMs, manage NARM, GBBOET, BHU and State Agriculture University provide strong placement support। अब अगर हम बात करें कॉलेज, क्या उतने अच्छे कॉलेज हमारी कंट्री में हैं एबीएम के लिए? यस, बिल्कुल है, टॉप नॉच, जो सबसे बेस्ट होता है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो हमें पता है कि आईआईएम होता है, जैसे आईआईएम लखनऊ में एबीएम का कोर्स कराया जाता है। तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। मैनेज हो गया हैदराबाद वाला, बीएचयू है जिसमें एडमिशन सीयूईटी पीजी से ही मिलता है। इन सब में क्या बेनिफिट होता है कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको इन कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब आपको कॉलेज में ही बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैकेज वाली जॉब मिल जाएगी, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो, है ना। तो यहाँ पे अच्छे ऑप्शन आपके पास रहते। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब अगर आपका टारगेट है, तो कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हो? देखो, एनएफएल हो गया, एनएससी हो गया, इफ्को का हो गया, नबार्ड का हो गया, एफसीआई का हो गया, इन सभी एग्जाम में एबीएम वाले भी एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने करा है वही एफसीआई का दे सकते, वही नबार्ड का दे सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एबीएम वाले भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे और डाइवर्स ऑप्शंस आपके पास रहेंगे एबीएम की फील्ड में। ना, अब जरा बात करी जाए कि एग्जाम डिटेल्स, है ना। अब आपको आई सपोज समझ आ गया होगा, कंफ्यूज हो तो आप समझ गए होंगे एबीएम होता क्या है, और साथ ही साथ आज के समय में हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, करना सही है नहीं है, है ना।
तो आप अपना डिसीजन थोड़ा आप बना सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम डिटेल्स की। चलो देखो, एग्जाम नेम CUET PG एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अब सब्जेक्ट कोड देखो, जो CUET PG होता है ना, वो बहुत सारी ब्रांचेस में होता है। एग्रीकल्चरल साइंस का अलग होता है, ABM का अलग होता है, हॉर्टिकल्चर का अलग होता है, बहुत सारी फील्ड है ना। आप NTA की वेबसाइट पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल यहाँ पे ब्रांचेस हैं, मल्टीपल एग्जाम है CUET PG के तहत ही। तो अब यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट कोड देखो पहचानना है। सब्जेक्ट कोड क्या होता है? COQP01, ठीक है। तो ये होता है सब्जेक्ट कोड ABM के लिए। फिर कंडक्टिंग बॉडी कौन कराता है इसे? तो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट कराती है। मोड क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड होता है ये टेस्ट। देन कैसे क्वेश्चन आते हैं? MCQs ही आते हैं, और बेस्ट है कि बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी रहता है। मान लो आपको थोड़ी सी इंग्लिश आपकी कच्ची है ना, तो हिंदी में भी आपको ट्रांसलेशन मिल रहा है वहां पे, क्योंकि बाइलिंगुअल एग्जाम है। तो यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी, है ना, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, दोनों आपको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 75 होते हैं। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 300 मार्क्स का होता है। मार्किंग स्कीम क्या नेगेटिव होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। सही करेंगे आप तो +4, वहीं गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा, और अगर आंसर नहीं मार्क करा है तो 0, ठीक है, कुछ नहीं कंसिडर करा जाएगा। ड्यूरेशन 90 मिनट्स होते हैं, जो अभी लेटेस्ट है हमारे 2026 के पैटर्न के हिसाब से। नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा? तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, फिर एग्जाम के चांसेस कम है, एग्जाम मार्च, ठीक है, मार्च 2026 में मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गए एग्जाम के बारे में। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। बैचलर डिग्री और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली तो ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब दूसरी क्या है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, मतलब 2026 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। अब मार्क्स कितने होने चाहिए? देखो, जो जनरल EWS OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए, और वहीं पे जो SC ST PWD इस कैटेगरी के हैं उनके लिए मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। अच्छा, एज लिमिट की बात करते हैं तो थोड़ा इसको समझना। NTA के हिसाब से कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज बाउंड्री नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम नथिंग। पर जो आप यूनिवर्सिटी के फिल करोगे ना आगे जाके काउंसलिंग के लिए फॉर्म्स, तो उनकी गाइडलाइंस आपको देखनी पड़ेगी। शायद किसी किसी में आपको एज रिस्ट्रिक्शन दिख सकती है, पर CUET PG ABM के एग्जाम के लिए कोई भी एज सच एज लिमिट नहीं है, कोई किसी भी आयु का हो इसका एग्जाम दे सकता है। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी। अब एडमिशन प्रोसीजर, बहुत से बच्चों को ना एडमिशन प्रोसीजर के बारे में भी कंफ्यूजन रहता है कि जो CUET ABM है इसमें एग्जाम होता है, एडमिशन कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपका क्या काम होता है? एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन कराओ NTA की वेबसाइट पे जाके। फिर जब इसका फॉर्म आएगा, समय से फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, और आपको फीस पे करनी होती है। डन। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका फर्स्ट स्टेप। तो इधर से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड दो, लो और एग्जाम दो, तो ये एग्जामिनेशन हो जाता है। पोस्ट एग्जाम प्रोसेस, अब यहाँ पोस्ट एग्जाम प्रोसेस का मतलब है रिजल्ट। आपका जब रिजल्ट आता है तो आपको स्कोर कार्ड मिलता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके इतने इतने मार्क्स आए हैं 300 में से। अब देखो, जो आपका स्कोर कार्ड होगा ना, जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का क्या मतलब है कि देखो, CUET PG आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करता है, और देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो CUET PG के थ्रू ABM में एडमिशन देते हैं, जैसे BHU है,
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। मल्टीपल ऐसे कॉलेज हैं, 90% कॉलेज ऐसे हैं एबीएम के जो सीयूईटी पीजी को एक्सेप्ट करते हैं। अब मान लीजिए आप बीएचयू जाना चाहते हो, आप बीएचयू में इंटरेस्टेड हो, तो आपको क्या करना होगा कि आप बीएचयू का आप अलग से जाके फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। जो भी आपका सीयूईटी में आपके स्कोर आया है वो सारी डिटेल्स आप अपलोड करोगे। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे और काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उस हिसाब से फिर आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये एडमिशन प्रोसीजर रहता है सीयूईटी के थ्रू, सीयूईटी पीजी के थ्रू इस तरीके से एडमिशन होता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही स्कोर कार्ड रिलीज हो जाए अब आपकी जो पसंद की यूनिवर्सिटी है, अब आपको उसमें अपनी काउंसलिंग करवानी है ना, मेरिट आएगी, फिर उस हिसाब से पता चलता है कि आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, जो भी है ना। मल्टीपल आपके पास कॉलेज के ऑप्शंस रहते ही रहते हैं। तो ये सिंपल एडमिशन प्रोसीजर होता है सीयूईटी के लिए। अब सिलेबस के बारे में अच्छा डिस्कस करते हैं। तो जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो इस एग्जाम में आते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट बेस्ड ही होता है। कुछ ऐसा नहीं होता है कि इसमें इंग्लिश का कुछ आ रहा है, रीजनिंग कुछ आ रहा है, मैथ्स आ रही है। मैथ्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स पर आती है जो एग्रीकल्चर का ही पार्ट होती है ना। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में देखो कि हमारे मेन कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एग्रोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी से काफी आता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। प्लांट पैथो, फिर हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस एंड फिजियोलॉजी, स्टैट्स, इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स। अब ऐसे तो एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है, पर आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली ये मेंशन है। रूरल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। अब भाई जब तैयारी ही एबीएम की कर रहे हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, तो इकोनॉमिक्स से, रूरल डेवलपमेंट, इस वाले पार्ट से तो अच्छे खासे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और इस पार्ट की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फॉरेस्ट्री से भी आता है। तो मेन हमारे मेजर ये सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में आपको मैं डिटेल में भी बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी से। तो एग्रोनॉमी में जो हमारे मेजर टॉपिक्स रहते हैं वो है सीड एंड सोइंग, टिलेज रहता है ना, क्रॉप डेंसिटी, ज्योमेट्री, क्रॉप न्यूट्रिशन, मैन्योर फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन मैनेजमेंट हो गया, और इसके अंदर भी मल्टीपल सब टॉपिक्स आते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आता है, जो अलग अलग टाइप के फार्मिंग सिस्टम होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, है ना, इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। एग्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखना। क्रॉप से भी पूछा जाता है, जो आपके खरीफ सीजन, रबी सीजन क्रॉप्स होते हैं उनसे भी आता है, और साथ ही साथ वीट साइंस से भी आता है। अब ऐसे तो वीट साइंस भी एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, पर आप ये देखो ये सारे मेजर टॉपिक्स रहते हैं वीट साइंस से। इंपॉर्टेंस हो गया, क्लासिफिकेशन, क्रॉप वीट कॉम्पिटिशन, वीट मैनेजमेंट के डिफरेंट कंसेप्ट, हर्बिसाइड, ये सारे मेजर टॉपिक रहते हैं वीट वाले पार्ट से। फिर उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आपका जैसे इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स, मेंडेलियन के प्रिंसिपल्स हो गया, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी हो गई इनहेरिटेंस की, और प्लांट ब्रीडिंग, ये मेजर टॉपिक्स रहते हैं। देन सॉइल साइंस से बात करें तो इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एक ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। और पेडोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ सॉइल, जैसे सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स, मिनरल सॉइल प्रोफाइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, ये सभी इसकी काफी मेजर सिलेबस है, और सॉइल साइंस से भी अच्छा आता है, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो कौन सा है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा आते हैं, तो ये तो आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अब अगर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो देखो ये पूरा इसका सिलेबस होता है। क्या क्या आता है इसमें, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, फाइनेंस हो गया, क्रेडिट एनालिसिस हो गया, फार्म मैनेजमेंट हो गया, ये सारे मेजर टॉपिक्स रहते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट स्टैट से भी थोड़ा सा आता है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, जो पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राफ हो गया, इन सब से क्वेश्चन हो गए।
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जो मीन, मीडियन, मोड है ना, ये सब चीजें होती है ना, ये बेसिक जो आपने, अगर आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से करा है तो आपने ये सब तो पढ़ रखा होगा, है ना। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हाई लेवल ऐसा नहीं है। प्लांट पैथो से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिसीजेस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और आईपीएम हो गया, है ना। तो ये सारे मेजर टॉपिक रहते हैं प्लांट पैथोलॉजी से। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर से बात करें तो प्लांट प्रोपगेशन, इतना ही है। हॉर्टिकल्चर से कोई बहुत वास्ट सिलेबस इसमें नहीं है, छोटा है बट हाँ इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम क्वेश्चंस आते हैं। फिर रूरल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, है ना। अब इकोनॉमिक्स का ही थोड़ा सा पार्ट है ना, इकोनॉमिक्स में ही ये पूरा आपका कवर करवाया जाएगा। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, कैसे रूरल सेक्टर्स को हम अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी हैं, वो हो गया। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इट इज अ मिक्स ऑफ एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स, सिंपल लैंग्वेज में आप अभी ऐसे इसको समझ सकते हो। देन सीड साइंस एंड फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इस टॉपिक से आता है। फिर सीड डोर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, ये कुछ इसके टॉपिक्स रहते हैं। फॉरेस्ट्री की बात करें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है ना, बेसिक या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई, उससे आता है। और साथ ही साथ सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वाले पार्ट से आता है। और इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स, जो मेजर इंपॉर्टेंट इंडियन और एक्सोटिक ब्रीड्स हो गई, कैटल की, बफेलो की, शीप की, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा पिछले जो मतलब इसी साल जो पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर जो हुआ है सीयूईटी एबीएम का, उसके बारे में बात करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आए हैं। चलो, तो एग्रोनॉमी से 11, मैंने कहा ना कि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। सॉइल साइंस से 15, अब यहाँ पे जिसमें मैं स्टार बना रही हूं, तो ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से भी 11 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी से 5 और वही इकोनॉमिक्स से आए हैं आपके 17 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सटेंशन से 4, एक्सटेंशन मतलब वही जो रूरल डेवलपमेंट लीडरशिप वाला पार्ट है ना, ये वही यहाँ पे शो कर रहा है। लाइफ स्टॉक से भाई आपके 2 क्वेश्चन, पैथो से 1, हॉर्टिकल्चर से 3, स्टैट से 1 और बायोटेक्नोलॉजी से 2 और एंटोमोलॉजी से भी 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये इस तरीके से कुछ ब्रेक डाउन है जो अभी पेपर हुआ था प्रीवियस सीयूईटी एबीएम का। तो यहां से आपको एक ये आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे लिए कितना वेटेज रखते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और आपके माइनर सब्जेक्ट कौन से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा ये ब्रेक डाउन रहा है 2025 सीयूईटी एबीएम के क्वेश्चन पेपर का ना। आई सपोज आपको समझ आया होगा। आपके अगर कोई डाउट होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, है ना, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो। बाकी अगर फिर से मैं कहूँ कि एग्जाम कैसा है, बहुत अच्छा कोर्स है ना। आप कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज मत हो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो मैनेजमेंट फील्ड में, बिजनेस में अगर आपको इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो मतलब आप इस कोर्स के लिए बने हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। गिव इट अ ट्राई, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो और एटलीस्ट आप चाहते हो इस फील्ड में जाना तो गिव इट अ ट्राई। कल को आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं आज के सेशन को। बाय एवरीवन, टेक केयर।